आपने कल पढ़ा था, ठीक इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे बूढ़ों की देखभाल। और बूढ़ों को जो है इंग्लिश में सैनाइल कहते हैं, सैनाइल, सैनाइल केयर, यानी कि बूढ़े लोगों की देखभाल या तदाबीर मशाइख, मशाइख कहते हैं बूढ़ों को, और तदाबीर कहते हैं तरीके, यानी कि ऐसे तरीके जिनसे बूढ़ों की देखभाल की जा सके। तदाबीर मशाइख या सैनाइल केयर, बूढ़ों की, बूढ़े लोगों की देखभाल। ठीक है। बूढ़े लोगों की सेहत की देखभाल के लिए ऐसी गिजाएं यानी कि ऐसे खाने देने चाहिए जो कि नरम हो। नरम यानी कि मरतूब हो। सख्त खाने और भारी खाने बूढ़े लोगों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि बूढ़े लोगों को जो है दांतों की भी प्रॉब्लम होती है और चबाने में वो इतने जोर भी नहीं लगा पाते। तो बूढ़े लोगों को जो है हल्का खाना देना चाहिए, और साथ में ऐसा खाना देना चाहिए जो कि एक अच्छी इम्यूनिटी दे। इम्यूनिटी पावर यानी कि जो एक इंटरनल पावर होती है, सभी की अलग अलग जो एक इम्यूनिटी पावर होती है जो बीमारियों से लड़ने के काम आती है हर एक इंसान के। जैसे कि मान लीजिए किसी को जो है सब्जी काटते टाइम चाकू लग गया और दवाई भी नहीं खाई, ऐसे ही ठीक हो गया, तो वो कैसे ठीक हो जाता है? इम्यूनिटी पावर की वजह से ठीक हो जाता है। तो इम्यूनिटी पावर जो है वो सभी के अंदर होता है, क्योंकि कई बार जो है छोटी मोटी बीमारियों कोई दवाई भी नहीं लेते हैं और वो ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो जो इम्यूनिटी पावर है, जिसको कुव्वत मनात कहते हैं यूनानी में, उसके जरिए से ठीक हो जाते हैं। तो बूढ़ों को ऐसी दवाई, सॉरी, ऐसी गिजा यानी कि ऐसे खाने देने चाहिए जिनमें इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि इम्यूनिटी अच्छी हो, यानी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, ये सब चीज़ें जो है प्रचुर मात्रा में, यानी कि जितनी होनी चाहिए इतनी हो। बूढ़े लोगों को, चूंकि बूढ़े लोगों का जो मिजाज होता है वो बारिद याबिस यानी कि सर्द खुश्क होता है, और चूंकि सर्दी होती है और खुश्की होती है, सूखापन होता है, इसीलिए आंतों के अंदर भी कहीं ना कहीं उस खुश्की का असर जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में जो है कब्ज रहने लग जाता है। तो बूढ़े लोगों को जो है कब्ज ना होने पाए, इस तरह की गिजाएं दी जाए कि कब्ज ना होने पाए, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। दलक यानी कि मालिश की जाए, चूंकि बुढ़ापे में जो ऑर्गन्स हैं, जो मसल्स हैं, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। अगर मालिश की जाएगी, दलक के मायने मालिश के होते हैं, मालिश की जाएगी तो जो जो कमजोर ऑर्गन्स हैं वो ताकतवर हो जाएंगे, यानी कि सख्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। रियाजत यानी कि एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, जितनी की बुढ़ापे में आदमी या औरत आसानी से कर सके। पैदल चलना, घूमना फिरना और खुश रहने, खुश रखना, बूढ़ों को खुश रखने की पूरी कोशिश की जाए। अब भोजन यानी कि गिजा या न्यूट्रिशन। बूढ़े लोगों को खाना जो है वो, जैसे कि बड़े जो है दिन में को 3 टाइम या 2 टाइम खा लेते हैं, सुबह शाम खा लेते हैं या सुबह दोपहर शाम के खाना दे दें, पेट भर के खाना दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि बूढ़े लोगों को के साथ क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा खाना देना चाहिए और कई बार देना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? थोड़ा थोड़ा खाना देंगे, उनको मैदे पे यानी कि उनके स्टमक पे जोर नहीं पड़ेगा, उनके कुव्वत हजम के ऊपर जो हाजमे, दूसरे फायदा इससे ये होगा कि वो थोड़ा थोड़ा उनको एनर्जी लगातार मिलती रहेगी। अब एक चीज होती है कैमूस, मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है कैमूस। कैमूस क्या होता है? जब कोई भी इंसान गिजा खाता है और वो खाना जो है जिगर में पहुंच जाता है, तो जिगर में पहुंचने के बाद उसका कैमूस बन जाता है, फिर वही जो कैमूस है उसका खून बलगम सफरा सौदा बन जाता है। ठीक है। तो कैमूस, कैमूस यानी कि जिगर में हजम होने के बाद जो गिजा खाई जाती है, जो खाना खाया जाता है, उसका क्या बन जाता है? कैमूस। जयदुल कैमूस, जयदुल कैमूस कहते हैं। देखिए कैमूस तो वही है जिसका खून बलगम सफरा सौदा, यानी कि इंसान के काम आने वाली खिलते, चारों खिलते बननी है। एक एक शब्द होता है जयदुल कैमूस। जयदुल कैमूस के मायने होते हैं ऐसा कैमूस, मतलब ऐसी गिजाएं जिससे कैमूस बहुत अच्छा कैमूस बने। ऐसी गिजाएं जिनसे जयदुल कैमूस, अच्छे कैमूस वाली गिजाएं, यानी कि जिनसे अच्छी किस्म का कैमूस बने, अच्छी किस्म का खून बने, सफरा बने, सौदा बने, बलगम बने, अच्छी किस्म का। तो जयदुल कैमूस गिजाएं बूढ़े लोगों को देनी चाहिए, यानी कि जिनका खून बनना, जिनका बलगम बनना, जिनका सफरा बनना, जिनका सौदा बनना बहुत ज्यादा आसान हो, ताकि बूढ़ों के अंदर कमजोरी जो है वो उनको ज्यादा परेशान ना करे। हालांकि बुढ़ापे में जो है वो कमजोरी जो है हावी होती चली जाती है,
लेकिन गिजाओं से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो जो कमजोरी है वो किसी हद तक कम हावी हो और किसी हद तक कंट्रोल हो जाए। चटपटे खाने, चटपटे चाट वगैरह इस तरह के खाने नहीं देने चाहिए, क्योंकि इन खानों के अंदर जो है रद्दीउल कैमूस यानी कि खराब कैमूस बनता है, और सोदा जैसी खिलते बनती हैं जो कि इतनी फायदेमंद नहीं होती। और जो चटपटी चीजें होती है उनको हजम करने में भी दिक्कत होती है, और कुव्वत हाजिमा यानी कि हजम करने वाली जो ताकत है उसके ऊपर भी ज्यादा जोर पड़ता है। तो चटपटे खाने नहीं देने चाहिए, बचना चाहिए। अब चूंकि जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा दरअसल कमजोरी ही का नाम है। ठीक है, अब कमजोरी जब होती है तो पूरे ऑर्गन में कमजोरी होती है, पूरे जिस्म के अंदर कमजोरी होती है, हाजमे के अंदर भी कमजोरी होती है। कई बार अगर बूढ़े लोगों को गिजा दे देते हैं, अगर बूढ़े लोगों को खाना दे देते हैं, तो वो जो खाना है वो उनको अफारा यानी कि भारीपन आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे दूध पिया था और दूध पी करके पूरा का पूरा ऊपर ही रखा हुआ है। तो अगर बूढ़ों को दूध अफारा ला रहा है और बदहजमी आ रही है, अपच आ रहा है, अपच, ठीक है, अपच आ रहा है यानी कि बदहजमी हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में बूढ़े लोगों को यानी कि सैनाइल केयर में यानी कि बूढ़ों की देखभाल में दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाजर, चुकंदर, मूली और शलगम जैसी सलाद, शलगम जैसी जो हरी सब्जियां हैं या हरी तरकारियां हैं, ठीक है, या हरी बूटियां हैं, ठीक है, ये कंद है, ये जो इस तरह की चीजें हैं, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, मूली और शलगम हुआ, इस तरह की चीजें जो हैं, ये जो वनस्पति से प्राप्त होने वाली चीजें होती है, खाई जाने वाली चीजें होती हैं, इनको बूढ़े लोगों को सलाद में इस्तेमाल कराना चाहिए। इंजीर जो कि इम्यूनिटी पावर देती है, आलू बुखारा जो कि पेट को नरम करता है, और माउल असल जो कि एक तरीके, माउल असल की देखिए, इंजीर एक एक नबाती यानी कि यूनानी दवाई है जो कि इम्यूनिटी पावर बनाती है। आलू बुखारा पेट को नरम करता है, ठीक है, आलू बुखारा पेट को नरम करता है। माउल असल, माउल असल क्या चीज होता है, आप लोग प्लीज ध्यान दें। माउल असल कहते हैं शहद के पानी को। असल के मैंने क्या, असल, असल के मैंने शहद, और माँ के मैंने पानी, माँ उल असल यानी कि शहद का पानी। ये कैसे तैयार होता है, तीन हिस्से जो है, तीन हिस्से पानी के ले लेते हैं, एक हिस्सा शहद का ले लेते हैं, यानी कि एक पाव शहद ले लिया और तीन पाव जो है पानी ले लिया, उसको दो चार बार जो है फेंटते हैं, उसके बाद जो है क्या तैयार हो जाता है, माउल असल तैयार हो जाता है। चूंकि शहद को यूनानी का एंटीबायोटिक भी कहा गया है, इसलिए जो माउल असल है ये एक तरीके से एंटीबायोटिक यानी कि जो जरासीम, जो बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं उनको भी मारता है। तो क्या, इंजीर जो कि इम्यूनिटी पावर बनाती है, और क्या है, आलू बुखारा, आलू बुखारा क्या करता है, पेट को नरम करता है, और माउल असल यानी कि शहद का पानी जिसके अंदर तीन हिस्से पानी और एक हिस्सा क्या हो, तीन हिस्से पानी होता है और एक हिस्सा क्या होता है, शहद होता है, ये सब चीजें पिलाते हैं ताकि इम्यूनिटी पावर बन जाए, ताकि जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, और ताकि पेट जो है वो नरम हो जाए। लहसुन हुआ, प्याज हुआ, सौंठ हुआ, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये हाजिम है, हाजिम यानी कि हजम करने वाली है। जब शुरू में इंसान जो है जंगली जानवरों को मार करके खाता था, या जंगली जानवरों को मारा उसने कच्चा मांस खा गया, या जो पेड़ पौधे हैं उन पे लगने वाले फल हैं या उन पे लगने वाली सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, उनको कच्ची खा जाता था, तो वो क्या करती थी, चाहे वो मांस खाता था या लौकी, कद्दू, तोरी, जो भी उस समय हुआ करती थी, उनको ऐसे ही खा जाता था। अब उससे होता क्या था, तो उसके पेट में भारीपन होता था। अब कई बार उसने क्या काम किया कि उसने जो है, मान लीजिए उसने लौकी खा ली कच्ची, ठीक है, या लौकी जैसा जो भी उस वक्त में जो मतलब सब्जी होती होगी कच्ची वो खाई, तो वो उसने भारी किया। साथ में उसने क्या काम किया, उसने प्याज खा लिया, एक कहीं से प्याज फंस गया, उसको मिल गया, प्याज खा लिया उसने, और सौंठ चबा ली, तो उससे क्या हुआ, उसको पेट एकदम नरम हो गया। अब उसने क्या देखा कि ये जो चीजें हैं, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, सौंठ हुआ, या ये तो बहुत जल्दी पेट को हल्का कर देती है। उसने क्या काम शुरू किया, जब वो खाना खाता था उसने प्याज, लहसुन, सौंठ और इस तरह की जो दूसरी हाजिम चीजें हैं, जो हजम करने वाली चीजें हैं, उनको इन कच्ची जो सब्जियां, तरकारियां, मांस जो भी खाता था इंसान, सबसे पहले जो आदि मानव था, इनमें मिला करके खाने शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, उसको क्या हुआ, वो जल्दी हजम होने लगा, क्योंकि उसके अंदर उसने मसाले मिला लिए, लहसुन, प्याज, सौंठ और दूसरे मसाले वो मिला लिए, कच्ची सब्जियों में, कच्ची सब तरकारियों में, कच्चे मांस में, जो भी अपने हिसाब से वो खाता था। तो हुआ क्या, उसको जो है मतलब उससे जल्दी हजम होने लग गया, और साथ में क्या हुआ, वो टेस्टी लगने लग गया। वो जो भी खाता था, हरी सब्जियां, तरकारियां, मांस जो भी खाता था, उसको वो टेस्टी लगने लगा। कब, जब उसने उसके अंदर लहसुन, प्याज, सौंठ ये सब चीजें मिलाई, उसको टेस्टी लगा।
तो धीरे धीरे इंसान ने क्या किया, वो जो ये लहसुन प्याज इस तरह के मसाले मिलाता था, पहले तो इंसान ने शुरू किया था ताकि जल्दी हजम हो जाए, लेकिन बाद में फिर इंसान इनको टेस्ट के लिए इस्तेमाल करने लग गया। ठीक है, और इंसान जो है, कई बार इंसान को पता भी नहीं होता कि वो जो है मसालों को इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचता है अरे अच्छे मसाले डालो ताकि टेस्ट अच्छा है। अच्छे मसाले इसलिए नहीं सोचता वो कि भाई हाजमा अच्छा हो, इतनी हैवी डाइट खाई जाएगी, ये हजम करनी भी जरूरी है, बल्कि उसे लगता है ये जो मसाले हैं ये तो अच्छे टेस्ट के लिए है। तो जो चीज उसने कभी हाजमे के लिए की थी जिससे कि उसका हाजमा अच्छा हो जाए, वही चीज उसने बाद में टेस्ट के लिए समझ लिया कि तो मैंने टेस्ट के लिए है। ठीक है जी। तो बूढ़े लोगों को लहसुन प्याज सौंठ आदि चीजों का इस्तेमाल कराना चाहिए कि उनकी उनकी कुव्वत हाजिमा, यानी कि उनकी जो हजम करने वाली कुव्वत है और बाकी सभी कुव्वतें हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं, तो हाजमे पे जोर ना पड़े इसलिए। ठीक है। चूंकि बुढ़ापे में जो है हाजमा कमजोर हो जाता है, इसलिए जवारिश फलाफली, जवारिश जो है वो गवारिश से बना है, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि हाजमा करती हैं। जवारिश गवारिश से बना है, ऐसी दवाएं, ऐसी दवा जो कि हाजमा करती है। तो जवारिश फलाफली और फौदनजी इस्तेमाल कराते हैं, ये कुव्वत हाजिमा को सही करते हैं। अब एक चीज होती है मसाज। मसाज किसको कहते हैं? मसाज कहते हैं दलक, यानी कि मालिश करना। ठीक है। औसत दर्जे की मालिश, मालिश जो है वो दो दर्जे की होती है। नंबर एक जो है सख्त होती है, सख्त मालिश होती है जो कि किसी सूती कपड़े वगैरह से की जाती है या सख्त हाथों से की जाती है और बगैर किसी तेल वेल लगाए हुए की जाती है। एक सख्त मालिश होती है, एक नरम मालिश होती है। नरम मालिश में क्या करते हैं, चमेली वगैरह का तेल या कोई भी तेल वगैरह ले लेते हैं और बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही प्यार से करते हैं। तो जो बूढ़ों को मालिश की जाती है, ना वो सख्त वाली की जाती, ना वो नरम वाली की जाती, बल्कि औसत दर्जे की, यानी कि बीच वाली, ना तो ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो, औसत दर्जे की मालिश की जाती है ताकि बूढ़ों के जो अजलात हैं, जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो सख्त हो जाएं और वो ढीले ना पड़े। ठीक है। अब वर्जिश, जितना हो सके, वर्जिश कहते हैं व्यायाम को, एक्सरसाइज को। ठीक है, जितना मुमकिन हो एक्सरसाइज बूढ़ों से करानी चाहिए। लेकिन अगर उनका कोई जिस्म का हिस्सा इंजर्ड है, चोट खाया हुआ है, तो फिर इस बात का ध्यान रखना है कि जिस उजू में, जिस ऑर्गन में चोट लगी हुई है उसको ज्यादा मूवमेंट ना कराई जाए व्यायाम के दौरान, यानी कि एक्सरसाइज के दौरान, वर्जिश के दौरान उसको ज्यादा, जब मतलब मान लीजिए किसी की जो अगर बाह में कमजोरी है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करा, तो उसको ऐसे वर्जिश करानी चाहिए कि इसमें ज्यादा झटके वटके ना लगे और परेशानी जो है ज्यादा ना बढ़े। अब हाइजीन, रोजाना नहाने की कोशिश करनी चाहिए, खासतौर से गर्मियों के मौसम में। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनाने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, और कमरा जिसका वातावरण नॉर्मल हो और जिसके अंदर वेंटिलेशन यानी कि हवा और प्रकाश का आवागमन सही हो, जिसमें हवा जो है मतलब खिड़की विड़की सही हो, दरवाजे वरवाजे जो है प्रॉपर लगे हुए हो, उसमें ठहराना चाहिए। और नॉर्मल टॉयलेट अगर इस्तेमाल न कर सके बूढ़े, तो उनको वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग कराना चाहिए। ये होता है सेराइल केयर, यानी कि बुढ़ापे में बुजुर्गों की देखभाल कैसे की जाए। क्योंकि हमने केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ा था, शिशुओं की देखभाल पढ़ा था, तो सैनाइल केयर का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको भी पढ़ा जाता है। अब अमराज वबाई, यानी कि फैलने वाली बीमारियां, और मुतादी यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज उन बीमारियों को कहते हैं जो कि लगने वाली बीमारियां होती हैं। ठीक है, एक से दूसरे को लग सकती है, या किसी जानवर से लग सकती है, किसी मच्छर वगैरह से लग सकती है, कुछ गंदा खाने पीने से लग सकती है। और वबाई बीमारियां जो जब फैलती हैं तो वो पूरे इलाके को ले लेती हैं, जैसे कि हैजा हुआ, कभी ये फैला था, हैजा हैजा की वबा फैली थी, कभी स्मॉल पॉक्स यानी कि चचक की वबा फैली थी। अभी कुछ दिन पहले सन 2019-20 में जो है कोरोना की जो वबा फैली है, ठीक है, एपिडेमिक फैली है। तो वो बीमारियां जो कि फैलने वाली हैं और वो बीमारियां जो इन्फेक्शन यानी कि किसी भी तरीके से लगने वाली है, अब हम उनको पढ़ेंगे। तो हुम्मा अजामिया, सबसे पहले बीमारी है मलेरिया। मलेरिया एक बहुत ही मशहूर बीमारी है और तकरीबन तकरीबन सभी ने इसका नाम सुना होगा। आप लोग डॉक्टर्स हैं, आपने इसके मरीज भी देखे होंगे और उनका इलाज भी किया होगा। हुम्मा अजामिया यूनानी में कहते हैं, ठीक है, और मलेरिया इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो होता है ये खिलते सफरा से मुताल्लिक बुखार होता है। इंसान के जिस्म में चार तरह की जो है खिलते हैं। नंबर एक खून है, बलगम है, सफरा है, सौदा है, और इन चारों को मिलाकर के खून बनता है। ठीक है, अब जो खिलते खून यानी कि दम की वजह से बुखार आता है उसको हुम्मा मुतबिका कहते हैं। और जो हुम्मा सफरा यानी कि सफरावी खिल्त की वजह से बुखार आता है उसको हुम्मा गिब कहते हैं। और जो क्या कहते हैं बलगमी खिल्त, जो बलगम है उसकी वजह से बुखार आता है उसको हुम्मा मुआजिबा कहते हैं।
और जो सोतावी खिल्त की वजह से बुखार आता है उसको हुम्माई रिबा कहते हैं। तो ये जो हुम्माई अजामिया है, ये यानी कि मलेरिया वाला बुखार है। ये हुम्माई गिब यानी कि सफरावी बुखार में इसकी गिनती की जाती है। अब इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों होता है, मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया होता है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। फीमेल यानी कि मादा, मादा मेल नहीं, फीमेल, फीमेल यानी कि मादा मच्छर काटेगी, एनाफ्लीज मादा मच्छर काटेगी, उसके काटने से ये होता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या क्या है, यानी कि इसकी निशानियां क्या क्या है। ठीक है, इसकी अलामत क्या क्या है, इसकी अलामत क्या होती है? इसमें बुखार आता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, अज़्म तिहाल यानी कि स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन कहते हैं तिल्ली को, अज़्म तिहाल कहते हैं तिल्ली के बढ़ जाने को, हिपेटोमिगेली, यानी हिपेटोमिगेली का मतलब होता है एक तरीके से जिगर का बढ़ जाना। ठीक है, हिपेटोमिगेली, आप जब कोई अल्ट्रासाउंड देखोगे, कई बार अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है स्प्लीनोमेगेली, हिपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली यानी कि तिल्ली का, तिल बढ़ी हुई तिल्ली, और हिपेटोमेगेली यानी कि बढ़ा हुआ जिगर। ठीक है, तो इसमें जो है मलेरिया में हिपेटोमेगेली भी होती है और स्प्लेनोमेगेली भी हो जाती है, यानी कि लीवर के अंदर भी और तिल्ली के अंदर भी सूजन आ जाती है। भूख कम लगती है, भूख कम क्यों लगती है? क्योंकि लीवर जो है वो कहीं ना कहीं सूजन वाला हो जाता है, वरम वाला हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। सर्दी व कप कपी के साथ बुखार आता है। अब इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि देखिए अब तक तो हमने इसका असबाब यानी कि कॉज जाना है, कॉज यानी कि किस वजह से होता है, फीमेल एनाफ्रीज के काटने से होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि इसका बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है, किसी बीमारी का बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ जो भी होता है उसकी वजह से। ठीक है, कुछ बीमारियां जो है वो वायरस से फैलती है, कुछ प्रोटोजोआ से फैलती है, कुछ बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ कहलाता है एक तरीके से। इसका तिफलिया प्लाज्मोडियम कहलाता है। इसका जो तिफलिया है यानी कि इसका जो प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम कहलाता है, जो कि जो मच्छर काटता है तो मच्छर की लार से मच्छर के अंदर से निकल करके आदमी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, मलेरिया जो फीमेल एनाफ्लीज है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, वो क्या करती है, वो अंदर डंक घुसाती है इंसान को, स्वस्थ इंसान को, और अपनी अपनी लार के अंदर से जो है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ जो है इंसान के अंदर इंजेक्ट कर देती है, घुसा देती है। अब जो प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई, नंबर दो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नंबर तीन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और नंबर चार प्लाज्मोडियम ओवेल। जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है वो नॉर्मल मलेरिया है। ठीक है, वो नॉर्मल मलेरिया है, और क्योनिन व्यूकिन विनिन मतलब हल्की फुल्की दवाइयां खाने से भी हो जाता है। ये तिया भी कहलाता है, यानी कि तीसरे दिन भी बुखार आता है। ठीक है, इसको ये नॉर्मल मलेरिया होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं आता, इंसान जो है हफ्ता 10 दिन बीमार होकर ठीक हो जाता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये शिद्दत वाला बुखार होता है। और जितने भी मलेरिया हैं, मलेरिया होने की सबसे ज्यादा जो वजह होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया से भी होता है, वाइवेक्स से भी होता है, फैल्सिपेरम से भी, ओवेल से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम प्लाज्मोडियम की वो किस्म है जो कि दिमागी मलेरिया पैदा करती है, सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल यानी कि दिमागी। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि दिमागी मलेरिया पैदा करता है। ठीक है, और ये सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, ये सबसे, और इसमें कई बार दौरे तक पड़ने लग जाते हैं और दूसरी बीमारियां बन जाती है अगर टाइम से इलाज ना लिया जाए, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो दिमाग के अंदर है, कई बार इससे जो है सेकेंडरी तौर से बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शन सामने आते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल ज्यादातर जो है वो इंडिया में देखने में नहीं मिलता है। मौसम और दर्जा हरारत, ये सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि बरसात के मौसम में हरारत यानी कि गर्मी और नमी, नमी यानी कि आर्द्रता हो जाती है, और मच्छरों को पनपने के लिए हरारत गर्मी भी चाहिए, और गर्मी के साथ साथ क्या चाहिए, नमी भी चाहिए। अब देखिए ये जो मौसम आजकल चल रहा है, ये मौसम बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि गर्मी जरूर है लेकिन नमी नहीं है। जैसे ही बरसात शुरू होगी नमी आ जाएगी, फिर गर्मी और नमी हो जाएगी। फिलहाल क्या गर्मी गर्मी है। अब गर्मी में ये जो लू चल रही है ना आजकल, गर्म हवाएं चल रही है, ये मच्छरों को खा जाती है। ये जो गर्म हवाएं हैं ये मच्छरों को खत्म कर देती है, मच्छरों को खा जाती है। तो जो लू है, ठीक है, लू जो है वो एक तरीके से मच्छरों के लिए खतरनाक है, मच्छरों को एक तरीके से खतर। तो ये जो चल रहा है इसमें गर्मी जरूर है लेकिन इसमें बीमारियां, गर्मी जरूर है लेकिन बीमारियां कम फैलती हैं। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होगी तो गर्मी तो साथ में है ही है, साथ में जो है उमस पैदा हो जाएगी। उमस समझते हैं, नमी, नमी ठीक है।
तो हरारत भी हो जाएगी और रतूबत यानी कि नमी भी हो जाएगी, और वो जो मौसम होता है वो किसी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के फैलने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो बरसात में होती है, क्योंकि गर्मी भी होती है और नमी यानी कि रतूबत भी होती है, हरारत भी होती है और रतूबत भी होती है। ठीक है जी। अब बचाव के तरीके क्या है? मच्छरदानी लगाई जाए, ओडोमॉस क्रीम लगाया जाए, ओडोमॉस का तेल लगाया जाए, मच्छरों के अंडों को खत्म किया जाए, केमिकल वगैरह, मट्टी का तेल वगैरह, अगर कोई गमला है, कोई कूलर है, या कोई आसपास में घर में आसपास में नाली है, उसमें मट्टी का तेल डालेंगे तो मट्टी का तेल जो है वो ऊपर ऊपर फैल जाता है, और जो उसके लार्वा है वो नीचे, तो उनको जो है वो किल कर देता है, खत्म कर देता है, यानी कि मच्छरों से बचाओ। मच्छरदानी का इस्तेमाल सबसे पहले एनिसले ने किया था 1903 में। 1903 में, सॉरी, 1828 में एनिसिले ने, 1828 में एनिसिले ने मच्छरदानी का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। मिट्टी का तेल क्या है? रुके हुए पानी यानी कूलर वगैरह में डालते हैं मिट्टी के तेल को, क्योंकि मिट्टी का तेल ऊपर ऊपर फैल जाता है, और जो लार्वा होते हैं, मच्छर के जो अंडे होते हैं, उनको सांस लेने का, ऊपर आने का मौका नहीं देता और उनको खत्म कर देता है। डीडीटी, डाइक्लोर डाइफेनिल ट्राइक्लोथेन, इसकी आप जो है क्या कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को भी देख लेना, डाइक्लोर डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन, इसकी फुल फॉर्म को भी आप देख लेना, याद कर लेना, कई बार डीडीटी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। डीडीटी, पहले जो है डीडीटी का छिड़काव करते थे, अब क्या कहते हैं, कई लोग कहने लगे कि डीडीटी जो है वो मच्छरों को जो है एक तरीके से अब मच्छरों के ऊपर काम नहीं करती है, यानी कि रेसिस्ट हो गई है। जो दवाई इंसान के ऊपर या किसी के ऊपर भी काम ना करे, तो वो दवाई जो कि काम करना बंद कर दे उसे रेसिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो डीडीटी जो है अब वो रेसिस्ट हो गई है और वो मच्छरों मच्छरों को नहीं मारती, तो इसलिए ज्यादातर इसका डीडीटी का छिड़काव नहीं करते। पहले डीडीटी का बहुत छिड़काव होता था। अब जो छिड़काव होता है वो फोगिंग का होता है, सिंथेटिक पैराथायराइड। ठीक है, पैराथायराइड, ये फोग यानी कि धुआं सा छोड़ते हैं, और उस धुएं के अंदर जो होता है क्या होता है? एसिंथेटिक पैराथायराइड। अब ये क्या काम करता है? ये जो फॉग होता है, जो जवान मच्छर हैं, जो एडल्ट मच्छर हैं, उनको एडल्टिसाइड यानी कि जवान मच्छरों को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है? जवान मच्छरों के नर्वस सिस्टम को काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? इंसान को सोचने, समझने, छूने, महसूस करने और काम करने की ताकत देता है। तो एक तरीके से मच्छरों को पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि मच्छर जो है उनको अधरंग हो जाता है, वो काम करना उनका दिमाग बंद कर देता है, और मच्छर जो है, जो जवान मच्छर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फॉगिंग से, यानी कि धुआं छोड़ते हैं। अब क्या है ट्रीटमेंट यानी कि इलाज? क्यूनिन, सबसे पहले मलेरिया, जब मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही चला था, तो जब इसकी खोज हुई सबसे पहले, जब ये था ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसकी वजह से जब मलेरिया होता था, प्लाज्मोडियम मलेरियाई की, तो उस टाइम जो है क्यूनिन चलती थी, और क्यूनिन से ही बाद में क्लोरोक्यूनिन बनी थी। ठीक है, क्लोरोक्यूनिन आप बहुत जानते हो, लैरियोगे के नाम से आती है, लैरियोगे के नाम से आती है, 5 गोली आती है। ठीक है, बड़ी बड़ी सी 5 गोली होती है, लैरिगो डीएस के नाम से। तो सबसे पहले क्यूनिन था, क्यूनिन को फिर मॉडिफाइड किया, क्लोरोक्यूनिन बदला, और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करता था। बल्कि जो दूसरे मलेरिए हैं, जो वाइवैक्स है, फैल्सीपैरम है, इनके ऊपर भी इसका काम है, लेकिन उनके ऊपर ये पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं कर पाता। इसलिए उसमें जो एडवांस सॉल्ट है, जैसे अल्फा बीटा आर्टीथर है, ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है। आर्टिसुनेट है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पैराएथामाइन, पैराएथामाइन जो होता है, ठीक है, जो पैरामिथामाइन, ये जो साल्ट है ये एंटी मलेरियल साल्ट है, यानी कि मलेरिया को खत्म करते हैं। अब जब मलेरिया किसी को हो जाता है तो सबसे पहले सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में क्या आता है? हीमोग्लोबिन आता है, टीएलसी आता है, डीएलसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, और बहुत सारी जांचें आती है। तो इससे हमें प्लेटलेट्स का पता लग जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन होती है, एनीमिया होता है ना, खून की कमी होती है, तो साथ में प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाती है मलेरिया में। ठीक है, मलेरिया, डेंगू वगैरह इस तरह के जो बुखार होते हैं, तो जो है सबसे पहले सीबीसी करा देते हैं, पता लग जाता है खून कितना है, प्लेटलेट्स कितनी है, और टीएलसी कितनी है, डीएलसी कितनी है, और बाकी जो सारी जांचें उनका पता लग जाता है। साथ में क्या करते हैं, मलेरिया एंटीजन की एक जांच कराते हैं। मलेरिया एंटीजन जो है वो कार्ड से होता है, एक मलेरिया जो होता है वो स्लाइड से भी होता है। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लीवर सूज जाता है, भूख कम नहीं रहता, तो लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि ये देखते हैं कि लीवर पे कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा है, लीवर फंक्शन। एक यूएसजी होल एब्डोमेन कराते हैं। यूएसजी होल एब्डोमेन का क्या काम होता है? पूरे पेट का यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वोल एब्डोमेन, वोल एब्डोमेन यूएसजी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, वोल एब्डोमेन यानी कि क्यों, उसमें ये देखते हैं तिल्ली ठीक है या नहीं, स्प्लीन ठीक, ठीक है, स्प्लीन यानी कि तिल्ली ठीक है नहीं है, या लीवर यानी कि कब्ज या जिगर जो है वो ठीक है या नहीं, ये सब कुछ। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 30 दिन है। आप पूछेंगे सर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या इसको कहते हैं? मान लीजिए आज किसी को जो है प्लाज्मोडियम, आज किसी को जो है
मादा एनाफिलीज यानी कि फीमेल एनाफिलीज ने आज किसी को डंक मारा, ठीक है, आज किसी को डंक मारा मादा एनाफिलीज ने, आज मारा, और 10 दिन के बाद जो है बुखार आया, तो ये जो 10 दिन थे, जब से जब से कोई इन्फेक्शन इंसान के जिस्म में घुसता है, और इंसान के जिस्म में घुसने के बाद, ठीक है, अंजू प्लीज आंखें खोलिए, और इंसान के जिस्म में घुसने के बाद जब उसके लक्षण दिखाई देने लग जाती है, यानी कि बीमारी सामने आने लग जाती है, वो जो समय होता है, उस समय को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि अगर आज किसी को मच्छर ने काटा और 10 दिन बाद जो बुखार आया, तो जो मच्छर काटने से लेकर के पहली बार बुखार आने तक का समय होता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यानी कि मच्छर काटने के 7 से लेकर के 30 दिन तक बाद तक बुखार आ सकता है, यानी कि। और जो इंक्यूबेशन का पीरियड होता है वो एक नॉर्मल पीरियड होता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड में मरीज बीमार होता है, नहीं, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है नॉर्मल पीरियड होता है, इंसान के सारे काम नॉर्मल होते हैं, सारे फंक्शन नॉर्मल होते हैं, और उसमें इंसान बीमार भी सामने नहीं आता, बल्कि जब उस वो बीमारी के लक्षण सामने आते हैं, फिर इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड उसी समय को बोलते हैं जब कोई बीमारी जो है, जब कोई बीमारी का बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस जो भी है, जब इंसान के जिस्म में घुसा और घुसने के बाद जब पहला लक्षण दिखाई दिया, निशानियां सामने आई, तो उस समय को बोल देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन के पीरियड के दौरान इंसान बीमार नहीं होता, बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। लेकिन जब पहली बार कोई लक्षण दिखाई दिया, निशानी दिखाई दी किसी बीमारी की, ठीक है, तो फिर इंक्यूबेशन पीरियड वहीं तक होता है, उसके बाद बीमारी शुरू हो गई, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जब कोई बीमारी इंसान के जिस्म में घुसी, तब से लेकर के जब उसका पहला लक्षण यानी कि बीमारी दिखाई दी, बीमारी इंसान के जिस्म में घुसने से लेकर के बीमारी दिखाई देने तक का जो समय होता है, वो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग होता है। मलेरिया का जो है वो 1 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते, यानी कि 7 से लेकर के 30 दिन तक का होता है जी। अब एक बीमारी होती है काला आजार, ये भी एक तरह का बुखार ही है, और तकरीबन मलेरिया से मिलता जुलता बुखार है, ठीक है। ये एक मुताद्दी यानी कि इन्फेक्शियस बीमारी है, ठीक है, जिससे मरीज को बुखार आता है। कई बार इरेगुलर फीवर आता है, यानी कि उल्टा पुल्टा बुखार, आज आ गया, 2 दिन नहीं आया, फिर बुखार आ गया, मतलब इस तरीके से होता है। इसमें जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है, मलेरिया में भी जिगर और तिल्ली बढ़ जाती है, और काला आजार नाम का जो बुखार है इसमें भी बढ़ जाती है जिगर और तिल्ली। जिगर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, हिपेटोमीगेली। और जिगर यानी कि लीवर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, हिपेटोमीगेली। और स्प्लीन के बढ़ने को क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमीगेली। और ये कई बार अल्ट्रासाउंड में भी आपको मिल सकता है, और कई लोग जो है पूछ भी लेते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना, कई बार पूछ भी लेते हैं, देखना किस में क्या लिखा हुआ है। तो अगर हिपेटोमीगेली लिखा हुआ है, मतलब मरीज का जिगर जो है वो सूज के बढ़ गया है। अगर स्प्लीनोमीगेली लिखा हुआ है, तो मतलब जो है जो तिल्ली है इंसान की, वो जो है सूज करके बढ़ गई है। और जो है बहुत सारी बीमारियों में बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में बढ़ जाती है, लेकिन काला आजार में भी बढ़ जाती है। और इंसान की जिल्द यानी कि खाल का जो रंग है वो काला पड़ने लग जाता है, यानी कि स्याही की तरफ चला जाती है। यूनानी में इसको सौदावी बुखार कहते हैं, काला आजार को यूनानी में सौदावी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इंसान का जिस्म इसमें काला काला सा होने लगता है। अब कॉज यानी कि सबब क्या है, इसका जो सबब है, चूंकि ये बीमारी अक्सर सर्दी के मौसम में होती है, ये दो वैज्ञानिक, जिसमें एक लिशमेन और दूसरा नाम विलियम था, दो वैज्ञानिक जिन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया, एक का नाम लिशमेन था, दूसरे का नाम विलियम था, ठीक है। उन्होंने इसको बताया, और उन्होंने बताया कि एक मक्खी होती है, एक मक्खी होती है जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं। सैंड फ्लाई के काटने से ये बीमारी जो है इंसान के जिस्म में घुसती है, ठीक है। और इंसान के जिस्म में सैंड फ्लाई जो छोड़ती है वो लीशमैनिया डोनोवानी छोड़ती है, ठीक है। लीशमानिया डोनोवानी, लीशमैनिया डोनोवानी नाम का प्रोटोजोआ, ये मक्खी जिसको सैंड फ्लाई कहते हैं, लीशमैनिया डोनोवानी नाम का प्रोटोजोआ यानी कि कीटाणु, जो सैंड फ्लाई है वो काट करके इंसान के जिस्म में घुसो देती है, और उससे इंसान को कालाजार हो जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सीबीसी कराते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट या ब्लड सेल्स कराते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि खून का पता लग जाता है, प्लेटलेट्स का पता लग जाता है, और जो टीएलसी का पता लगा, डीएलसी का पता लगा, यूएसजी होल एब्डोमेन यानी कि पूरे जिगर का जो है, पूरे पेट का जो है, यूएसजी होल एब्डोमेन, एब्डोमेन बोलते हैं पूरे एब्डोमेन को, पूरे पेट का जो एब्डोमेन का जो है वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और एक जांच कराते हैं एलाइजा फॉर काला आजार, जैसे एलाइजा फॉर ट्यूबरकुलोसिस होती है, यानी कि टीबी की जांच जैसे होती है एलाइजा फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की स्पेशल जांच, इसी तरह एलाइजा फॉर काला आजार होती है जी। ट्रीटमेंट क्या है इसमें और बहुत सारी दवाइयाँ सिम्टोमेटिक चलती है, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ, लेकिन साथ में क्या चलता है, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, और एक एंटीफंगल मेडिसिन है जिसको एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, एम्फोटेरिसिन बी,
एम्फोटेरिसिन बी क्या है? ये एक तरह का स्टेरॉइड होता है, जैसे कि अभी कोरोना चला था, कोविड में जिनको फंगल हो रहा था, कुछ लोगों को बाद में कोविड में फंगल हो गया था, आंखें वाँखें खराब हो गई, तो उनको एम्फोटेरिसिन बी लगाया गया है। ये जो है एक बहुत ही हैवी स्टेरॉइड होता है, और ये आप लोग कभी भी अपनी मर्जी से किसी मरीज को मत लगाना। कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो ही आप लगाना, आप अपनी मर्जी से मत लगाना, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 4 महीना। मलेरिया का इनक्यूबेशन कितना कितना है? 1 हफ्ते से 30 दिन, और इसका है 1 महीने से 4 महीना, ठीक है। अब किसी को इसमें से कुछ भी पूछना है जो समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूं।